Welcome all. Myself Ashu, Assistant Professor of Commerce, Government College Narayanagarh. Today I am here to discuss Indian Contract Act 1872. Indian Contract Act डिस्क्राइब करता है प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशंस रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। ये पास हुआ था पार्लियामेंट में और इन्फोर्स हुआ 1 सितंबर 1872। पहले एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर ये एक्ट अप्लीकेबल था पूरी कंट्री में। 2019 में जब आर्टिकल 370 रिमूव किया गया उसके बाद ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लीकेबल है। इस एक्ट के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस हैं, बहुत ही वाइड स्कोप था इस एक्ट का, इसलिए कुछ चेंजेस किए गए। सेल्स ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस थे वो इस एक्ट से हटा दिए गए और एक अलग से एक्ट बनाया गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जिसमें सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, और पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। एग्रीमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। विदाउट एग्रीमेंट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। ये फर्स्ट स्टेप है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और एग्रीमेंट में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ प्रपोजल, जिसे हम ऑफर भी कहते हैं, एंड सेकंड इज़ एक्सेप्टेंस। एक पर्सन जो प्रपोजल दे रहा है उसे हम प्रॉमिसर कहते हैं, और द पर्सन जो एक्सेप्ट करेगा प्रपोजल को उसे हम प्रॉमिसी कहते हैं। एक पार्टी जो है, एक पर्सन है, वो प्रपोजल देता है और दूसरे पर्सन के पास ये राइट होता है कि वो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर एक पर्सन ने आपको ऑफ़र दिया किसी काम को करने के लिए और आपने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, देन वो ऑफ़र जो है प्रॉमिस बन जाता है और आप दोनों के बीच में एक वैलिड एग्रीमेंट होगा। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सब सेक्शन H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एग्रीमेंट क्या है? एवरी प्रॉमिस and every set of promises forming the consideration for each other। कोई भी प्रॉमिस या एक से ज़्यादा प्रॉमिस जो दो पर्सन आपस में एक दूसरे के साथ करते हैं जिसमें कंसिडरेशन भी होती है उसे हम कहते हैं एग्रीमेंट। क्योंकि एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन नहीं होती वो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अब ये कंसिडरेशन है क्या? कंसिडरेशन इज़ बेसिकली प्राइस है जो एक पर्सन पे करता है दूसरे पर्सन को। दोनों ही पर्सन जो हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, आपस में एक दूसरे को कुछ ना कुछ रिटर्न में देते हैं। तो कंसिडरेशन इज़ बेसिकली समथिंग इन रिटर्न। आप किसी को कुछ दे रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला पर्सन भी आपको कुछ बदले में दे, दैट इज़ कंसिडरेशन। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो और सामने वाले पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो तो वो एक गिफ्ट माना जाएगा, एज ए डोनेशन माना जाएगा। उसमें आप वो एक तरीके से एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और उसमें अगर सामने वाले पर्सन ने आपको कुछ नहीं दिया तो आप उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। तो बेसिकली एक एग्रीमेंट वो होता है जिसमें कंसिडरेशन भी होगी। आप कुछ कर रहे हो, आप कुछ गुड्स सोल्ड कर रहे हो तो सामने वाले पर्सन से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो उन गुड्स के बदले में आपको पेमेंट करे। फॉर एग्जांपल, राम ने प्रपोजल दिया कि वो गुड्स सोल्ड करेगा शाम को फॉर 500। राम ने शाम को बोला कि वो 500 रुपये में गुड्स बेचना चाहता है। अब शाम के ऊपर है कि वो इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करता है या फिर नहीं करता। तो शाम ने इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया और दोनों के बीच में, राम और शाम के बीच में एक वैलिड एग्रीमेंट होगा। सो ये आपका एग्रीमेंट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। विदाउट एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। एक तरीके से पहली कंडीशन है फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए। और एग्रीमेंट के लिए क्या होना चाहिए? ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस बोथ। सिर्फ ऑफ़र आप दे रहे हो और सामने वाला पर्सन आपका ऑफ़र रिजेक्ट कर रहा है तो वो एग्रीमेंट नहीं है। प्लस कंसिडरेशन भी होनी चाहिए। यू आर गिविंग ऑफ़र, आप किसी को ऑफ़र दे रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप
एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने से वाला भी आपको कुछ ना कुछ रिटर्न में दे। काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट, कितने टाइप के एग्रीमेंट्स होते हैं? सबसे पहले है बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशंस। देयर आर टू टाइप ऑफ एग्रीमेंट, यूनिलेटरल एग्रीमेंट और बायलेटरल एग्रीमेंट। यूनिलेटरल एग्रीमेंट कौन से होते हैं? वन पार्टी हैज़ फुलफिल द ऑब्लिगेशन वाइल द अदर हैज़ येट टू डू। ऐसा एग्रीमेंट जिसमें एक पार्टी ने अपना प्रॉमिस, अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर लिया है और दूसरी पार्टी को अभी अपना प्रॉमिस पूरा करना बाकी है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने जो है बी को गुड्स सोल्ड करने थे क्रेडिट पर, 1 मंथ क्रेडिट का टाइम दिया गया और ए ने जो है उस एग्रीमेंट के अंदर गुड्स बी को डिस्पैच कर दिए। इसका मतलब ए ने उस एग्रीमेंट में अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है। अब बी की बारी है कि वो अपना प्रॉमिस पूरा करे, अपनी ऑब्लिगेशन पूरा करे और ए को उन गुड्स के बदले में पेमेंट करे। तो ये था आपका यूनिलेटरल एग्रीमेंट, जहाँ पर एक पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर चुकी है और दूसरी पार्टी को अपना प्रॉमिस पूरा, अपना ऑब्लिगेशन पूरी करनी है। बायलेटरल एग्रीमेंट, बोथ पार्टीज हैव टू फुलफिल्ड कमिटमेंट साइमल्टेनियसली। इसका मतलब दोनों ही पार्टीज एक साथ अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करेंगी, यानी दोनों पार्टीज ने अपना अपना प्रॉमिस अभी तक पूरा नहीं किया है। ए ने एग्री हुआ वो कि गुड्स को बी को वो गुड्स सोल्ड करेगा एक फिक्स प्राइस पर 1 महीने के बाद, और बी ने भी एग्री किया कि ठीक है भाई, जैसे ही मुझे गुड्स रिसीव हो जाएंगे मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो ये दोनों ने आपस में एक दूसरे से प्रॉमिस किया है कि ए बी को गुड्स देगा और बी जो है ए को 1 महीने के बाद उसकी पेमेंट करेगा जैसे उसे गुड्स रिसीव हो जाते हैं, यानी दोनों पार्टीज अपना अपना प्रॉमिस जो है वो पूरा करेंगी। बेस्ड ऑन मोड ऑफ क्रिएशन, किस तरीके का एग्रीमेंट है, इस पर भी आपके 2 टाइप ऑफ एग्रीमेंट हैं। सबसे पहला है एक्सप्रेस एग्रीमेंट एंड सेकंड है इम्प्लाइड एग्रीमेंट। एक्सप्रेस एग्रीमेंट क्या है? When an offer is made and accepted by word of mouth or in written, बेसिकली एक ऐसा एग्रीमेंट जो या तो रिटर्न में हो या फिर ओरली हो, या बोलकर कोई पर्सन आपको ऑफर दे रहा है या रिटर्न में लेटर के फॉर्म में आपको या मेल में से आपको कोई ऑफर दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ए जो है अपनी कार सेल करना चाहता है बी को 50,000 में और उसने बी को ये ऑफ़र दिया और बी ने ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। ओरली उसने जो है ए के पास वो गया, ए जो है बी के पास गया और उसने अपने ऑफ़र के बारे में बताया कि भाई ऐसे मैं अपनी कार जो है 50,000 में आपको बेचना चाहता हूँ, क्या आप एग्री हो या फिर नहीं हो। और बी ने जो उनका ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। या फिर लेटर लिखा ए ने बी को और बी ने भी जब उस लेटर को पढ़ा और जब वो एग्री हो गया तो उसने फिर से लेटर लिखकर ए को अपना जवाब दिया। तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट वो होते हैं या तो रिटर्न में होंगे या फिर ओरली होंगे। इम्प्लाइड एग्रीमेंट ऐसे एग्रीमेंट जो कि रिटर्न या ओरल फॉर्म में नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, एक बस स्टॉप पे आके रुकती है। जब वो बस स्टॉप पे रुकती है तो जितने भी पैसेंजर्स होते हैं, जहाँ पर भी वो बस जानी होती है, उसके पैसेंजर अपने आप उस बस में चढ़ जाते हैं और वो बाउंड होते हैं कि वो टिकट जो है लेंगे। बस किसी को नहीं कह रही, ड्राइवर कंडक्टर किसी को फोर्स नहीं कर रहा है कि पैसेंजर जो हैं वो बस के अंदर आएँ। बस सिर्फ अपनी डेस्टिनेशन बस स्टॉप पे खड़ी है। जो भी विलिंगनेस आना चाहता है वो उस बस में आ सकता है और अपनी डेस्टिनेशन पर जा सकता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। रेलवे स्टेशन पर कूली अगर आता है और वो आपका सामान लेता है और उस टाइम पर आपने उसको मना नहीं किया, आपने उसको अपना सामान दे दिया, तो आप बाउंड हो कि आप उसको उसके लिए पेमेंट करेंगे। तो ये थे आपके एक्सप्रेस एग्रीमेंट एंड इम्प्लाइड एग्रीमेंट। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन एनफोर्सेबिलिटी। इन्फोर्सेबिलिटी के बेसिस पर हमारे 2 टाइप के
एग्रीमेंट होते हैं, एक है वॉइड एग्रीमेंट, एक है वॉइडेबल एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं? वॉइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होते हैं जिन्हें आप कभी भी पूरा नहीं कर सकते, जिन्हें आप कभी भी एनफोर्स नहीं कर सकते, दैट इज़ वॉइड एग्रीमेंट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन G ऑफ एक्ट, एनी एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ऐसा कोई एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते वो आपके वॉइड एग्रीमेंट में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें इलीगल एक्टिविटी, अगर कोई इलीगल क्राइम वाली एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो उस सिचुएशन के अंदर भी आप उसे कभी भी जो है कोर्ट की हेल्प उसमें नहीं ले सकती अगर सामने वाला पर्सन अपना काम करने से मना कर दे। अगर वो डिफ़ॉल्ट करे तो उस केस में आप जो है वो कोर्ट की हेल्प नहीं ले सकते, आप कोई केस नहीं कर सकते। अगर आप किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो भी आपका वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। माइनर यानी एक पर्सन जिसकी एज 18 से बिलो है, तो ये आपके वॉइड एग्रीमेंट यानी ऐसे एग्रीमेंट जो स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं, जिसे आप कभी भी पूरा नहीं कर सकते। वॉइडेबल एग्रीमेंट कौन से होते हैं? एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें एक या एक से ज़्यादा पार्टीज तो उसे लॉ की हेल्प से फोर्स कर सकती है, कंप्लीट कर सकती है, लेकिन दूसरा पर्सन अगर चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकता है। ये वो एग्रीमेंट होते हैं जिसमें एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, वो नहीं होती। फ्री कंसेंट यानी अपनी मर्जी से आप अपनी सहमति दे रहे हो किसी एग्रीमेंट के लिए, किसी ऑफ़र को आप अपनी मर्जी से एक्सेप्ट कर रहे हो। और जब आप एक्सेप्ट कब करते हो? जब आप और सामने वाला पर्सन जिसने आपको ऑफ़र दिया है वो एक जैसा सोचता है ऑब्जेक्ट के बारे में, एलिमेंट के बारे में, एग्रीमेंट के बारे में। तो वॉइडेबल एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एक पर्सन तो चाहती है कि वो एग्रीमेंट पूरा हो, पर दूसरा पर्सन जो है जो नहीं चाहता, जिससे हमें फोर्स कर रहे हैं, जो फोर्सफुली इस एग्रीमेंट को कर रहा है, वो अगर चाहे तो इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, अजय ने थ्रेटन किया कि वो विजय को मार देगा अगर उसने अपनी प्रॉपर्टी एक बहुत ही कम प्राइस पर, मार्केट प्राइस से बहुत कम प्राइस पे अगर उसको नहीं बेची तो वो उसको मार देगा। आप धमकी दे रहे हो, आप किसी को किडनैप करने की बात कर रहे हो। तो ऐसे में कोई भी पर्सन जिसको ऐसा लगता है कि भाई मेरी जान को खतरा है, वो अपनी प्रॉपर्टी को या कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ों को देने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ऐसे में विजय भी उस टाइम पर हो सकता है कि वो उस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन बाद में अगर वो चाहे तो इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकता है कोर्ट में ये प्रूफ करके कि फोर्सफुली उसे ये एग्रीमेंट जो है करवाया गया। प्रॉपर्टी के पेपर जो हैं बहुत कम प्राइस पर उसने जो है इसलिए दे दिए क्योंकि इसने मुझे धमकाया था, ये थ्रेटन किया था कि ये मुझे मार देगा। तो ये थे आपके बेस्ड ऑन एनफोर्सेबिलिटी, वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वॉइड यानी वो एग्रीमेंट जिन्हें आप कभी भी पूरा नहीं कर सकते, एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट यानी एक पर्सन तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा, एग्रीमेंट को पूरा कर सकता है, पर अगर दूसरा पर्सन चाहे जिसकी फ्री कंसेंट नहीं है तो वो उस एग्रीमेंट को कैंसिल भी कर सकता है। बेस्ड ऑन लॉ दो है हमारे, लीगल एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट। लीगल एग्रीमेंट कौन से होते हैं? एक एग्रीमेंट जिसमें एक वैलिड एग्रीमेंट के या कॉन्ट्रैक्ट के सारे बेसिक एलिमेंट्स हैं, वो होंगे आपके लीगल एग्रीमेंट। जैसे एग्जांपल में ए ने बी को कार सोल्ड करना चाहता है फॉर 50,000 और बी भी एग्री हो गया कि ठीक है 50,000 में मैं आपकी कार जो है वो परचेज करूँगा।
तो ये लीगल एग्रीमेंट है। इसमें आपकी फ्री कंसेंट भी है, यानी अपनी मर्जी से वो एग्री हो रहा है 50,000 में लेने के लिए। कंसिडरेशन यानी प्राइस भी है, एक को कार मिल रही है, एक को पैसा मिल रहा है। एग्रीमेंट भी है, एग्रीमेंट जिसकी दो कंडीशंस होती हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ए ने बी को ऑफर दिया और बी ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, कि क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को हम पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ए जो है कार जो है बी को देगा और बी जो है वो पेमेंट करेगा। तो लीगल एग्रीमेंट ये है लॉ की हेल्प से या जिसे आप इजीली जो है पूरा कर सकते हैं। इलीगल एग्रीमेंट, ऐसे एग्रीमेंट जिसका जो बेस है, जिसका जो ऑब्जेक्ट है वो इलीगल है, क्रिमिनल है, अगेंस्ट पब्लिक आप काम कर रहे हो। जैसे ए ने बी को कहा कि वो बी को 50,000 रुपये देगा जब वो सी को मार देगा। ये वैसे तो इलीगल क्रिमिनल का काम है कि भाई आप किसी को मारने के लिए बोल रहे हो। सपोज अगर बी जो है वो एग्री हो जाता है और वो सी को मार देता है, बी ने तो अपना काम कर दिया, अब उसको पैसे चाहिए 50,000 रुपये और ए बाद में पैसे देने से मना कर दे। उस सिचुएशन के अंदर क्या सी कोर्ट की हेल्प ले सकता है? क्या सी कोर्ट में जाकर केस फाइल कर सकता है? क्या वो बोल सकता है कि भाई इस तरीके से मैंने इसके कहने पर बी को मारा और अब ये पैसे देने से मना कर रहा है? तो ये आपका बेस्ड ऑन लॉ लीगल एग्रीमेंट, जिसे आप लीगली पूरा कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर सारी जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट की, एग्रीमेंट की, वो सारी होती हैं। इलीगल एग्रीमेंट ऐसे एग्रीमेंट जिन्हें आप लॉ की हेल्प से जो है वो पूरा नहीं कर सकते क्योंकि वो इलीगल हैं। बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस के बेस पे हमारा दो हैं, एक है एक्सिक्यूटेड एग्रीमेंट एंड दूसरा एक्सिक्यूटरी एग्रीमेंट। एक्सिक्यूटेड एग्रीमेंट जहाँ पर एन एग्रीमेंट वेयर वन पार्टी हैज़ परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, एक पार्टी ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है और दूसरी पार्टी ने अभी प्रॉमिस पूरा नहीं किया है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम एग्रीज टू बाय ए स्कूटर फ्रॉम श्याम। राम ने एग्री हो गया वो कि वो श्याम से एक स्कूटर लेगा 10,000 रुपये में और श्याम ने जैसे प्रॉमिस किया था उसको स्कूटर डिलीवर कर दिया है, पर राम ने अभी तक पेमेंट नहीं की है। तो एक्सिक्यूटेड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होते हैं जिसमें एक पर्सन अपना प्रॉमिस पूरा कर देता है और दूसरा पर्सन अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करता। एक्सिक्यूटरी एग्रीमेंट जहाँ पर दोनों ही पार्टीज जो है अपना अपना प्रॉमिस पूरा अभी तक उन्होंने नहीं किया है, बाद में वो अपना प्रॉमिस पूरा करेंगे। अगर हम इसी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें सेम श्याम जो है वो डिलीवर करेगा स्कूटर और राम जो है पेमेंट करेगा जैसे ही उसको स्कूटर रिसीव हो जाता है। तो ये थे आपके। इसके अलावा एक और है आपका बेस्ड ऑन एनफोर्सेबिलिटी, अनफोर्सेबल एग्रीमेंट एंड अनफोर्सेबल एग्रीमेंट। अनफोर्सेबल एग्रीमेंट वही एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें सारी वैलिड एलिमेंट्स हों जिसे आप लॉ के थ्रू इन्फोर्स कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। अगर किसी ने कोई डिफ़ॉल्टर है तो उसके अगेंस्ट भी आप लॉ की हेल्प ले सकते हो, कोर्ट की हेल्प ले सकते हो। अनफोर्सेबल एग्रीमेंट जो कि आप जिसमें आप कोर्ट की हेल्प, लॉ की हेल्प नहीं ले सकते। जैसे हमने आपको बताया इलीगल एग्रीमेंट, जो आप गलत काम करने के लिए अगर किसी के साथ आपने एग्रीमेंट किया है तो उसमें आपको कोर्ट की हेल्प जो है नहीं मिलेगी, लॉ की हेल्प आप नहीं ले सकते। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट। इसका जो बेसिक पार्ट था वो था एग्रीमेंट, जो हम पढ़ चुके हैं कि एक्चुअल में एग्रीमेंट क्या है। एवरी प्रॉमिस जो जिसमें कंसिडरेशन भी होती है और दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक है ऑफर और दूसरा है एक्सेप्टेंस। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे लॉ के द्वारा आप इन्फोर्स कर सकते हो, पूरा कर सकते हो, वो कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें पता चल गया कि भाई एक एग्रीमेंट है, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे आप लॉ के द्वारा पूरा करोगे वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। सेकेंड डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सर फेडरिक, एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने भी यही बोला
ऐसा हर एग्रीमेंट या प्रॉमिस जो दो पार्टीज एक दूसरे के साथ करती हैं, जिन्हें आप लॉ की हेल्प से पूरा कर सकते हैं, वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज। बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक एग्रीमेंट है जो दोनों पार्टीज के बीच में या मोर देन टू पार्टीज के बीच में प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन क्रिएट करती हैं, जिसमें दोनों ही पार्टीज अपना अपना प्रॉमिस पूरा करेंगी। तो दो चीज़ें इसमें मस्ट है फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट, वो है एन एग्रीमेंट और दूसरा एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट यानी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, और दूसरा एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए जिसे हम लॉ की हेल्प से पूरा कर सके, क्योंकि सारे एग्रीमेंट जो हैं ऐसे नहीं होते जिन्हें हम एनफोर्सेबल कर सकें बाय लॉ। काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमारे 3 टाइप के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें सारी इम्पॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की, जिसे हम लॉ की हेल्प से पूरा कर सकते हैं। ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं ये हम आपको आगे स्टडी करेंगे। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट यानी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था वॉइड एग्रीमेंट जो शुरू से ही नल एंड वाइड होता है, जो कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता, उसी तरीके से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। पर कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तब तो वो वैलिड था, लेकिन बाद में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गई कि वो वॉइड हो गया, यानी जिसे आप पूरा नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल 2 कंट्रीज़ के बीच में वॉर हो गया और उन्हीं 2 कंट्रीज़ के बीच लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, तो अपने आप जैसे अगर वॉर की सिचुएशन होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मोहन ने प्रॉमिस किया कि वो 500 बैग्स वीट के सोहन को देगी मुंबई में आफ्टर 1 मंथ। उसके बाद मुंबई में जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंटर स्टेट मूवमेंट जो है वो बंद कर दी, जिसकी वजह से मोहन जो है वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया और जो वीट उनको डिलीवर करने थे वो उसे नहीं कर पाया, और जिसकी वजह से जो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइड हो गया। नेक्स्ट है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सेम, इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अनदर। वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें फ्री कंसेंट का जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, वो एलिमेंट जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में है वो इसमें नहीं होती। तो हमारे 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारे इम्पॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स होती हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है हम लॉ की हेल्प से इन्फोर्स नहीं कर सकते, और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी तो पूरा कर सकती है पर जिसको हमने फोर्स किया है, जो फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो पर्सन अगर चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट स्लाइड में कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं। तो ये आपके कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे एग्रीमेंट। सबसे पहला कंडीशन एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट में वही सेम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज यानी जो पार्टीज आपस में एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, क्या वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं या फिर नहीं कर सकती। इसमें एक पर्सन मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। मेजर यानी एक पर्सन जिसकी एज अबव 18 है। साउंड माइंड का यानी वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट की सारी बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस को इजीली समझ पाए। अगर वो पर्सन टर्म्स और कंडीशंस को नहीं समझ पा रहा है तो वो अनसाउंड माइंड का पर्सन है। जैसे उसमें ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में है या ड्रंक है, तो उस टाइम पर वो अपने सोचने समझने की शक्ति में नहीं होता, इसलिए वो चीज़ों को सही तरीके से समझ नहीं सकता। तो आप एक अनसाउंड माइंड के पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। या फिर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जिसने लॉ ने जिसको डिस्क्वालिफाइड कर दिया है। जैसे एक
डेटर जो इंसॉल्वेंट हो गया है। एलियन एनिमी यानी आप किसी ऐसे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो दूसरी कंट्री का है और हमारी कंट्री का उस कंट्री के साथ अच्छी रिलेशनशिप नहीं है, तो उस टाइम पर ऐसे पर्सन के साथ भी आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़, ये मैंने आपको बताया था। कंसेंट का मतलब होता है जब दोनों पर्सन जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो एक चीज़ में एक जैसा सोचते हैं और फ्रीली वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एग्री होते हैं। लॉफुल कंसिडरेशन एंड लीगल ऑब्जेक्ट, बिल्कुल एन एग्रीमेंट जो विदाउट कंसिडरेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कंसिडरेशन मीन्स एक पर्सन जो है वो एक ऑब्जेक्ट दे रहा है दूसरे पर्सन को और वो पर्सन ऑब्जेक्ट के बदले में पेमेंट कर रहा है। एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड, कुछ ऐसे एग्रीमेंट हैं जो कि वॉइड जो है वो डिक्लेयर नहीं, मतलब टोटली वॉइड होते हैं, शुरू से ही वॉइड होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एग्रीमेंट जो है विदाउट दिस राइटिंग, जैसे माइनर के साथ एग्रीमेंट, अगर आप माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो वो एग्रीमेंट आपका वॉइड माना जाएगा। अगर आप कुछ ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं जिससे कि कोई पर्सन अपनी मर्जी का काम नहीं कर पा रहा है, आप उसे रोक रहे हैं अपना काम करने से, वो एग्रीमेंट भी आपका वॉइड माना जाएगा। तो आपको ऐसे एग्रीमेंट नहीं करने जो शुरू से ही निल हैं, जो शुरू से ही वॉइड माने जाएंगे, जिन्हें आप कभी भी पूरा नहीं कर सकते। नेक्स्ट है राइटिंग एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट आपके रिटर्न में होने चाहिए और रजिस्टर्ड होने चाहिए। ऐसा इसलिए हम करते हैं ताकि फ्यूचर में अगर सामने वाली पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा करने से मना कर दे तो आप रिटर्न एग्रीमेंट को एज ए प्रूफ लेकर कोर्ट में सबमिट करा सकते हो, उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो और उसको बाउंड कर सकते हो कि वो अपना प्रॉमिस पूरा करे। एग्रीमेंट ओरली भी हो सकते हैं और रिटर्न में भी हो सकते हैं, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि आप रिटर्न एग्रीमेंट करें। और कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो कि रिटर्न और रजिस्टर्ड ही होते हैं, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एग्रीमेंट। आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो एग्रीमेंट आपके रिटर्न में होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब है जो एग्रीमेंट आपने किया है वो ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए जिसे आप पूरा कर सकें। ऐसा एग्रीमेंट जिसमें दोनों पार्टीज अपना अपना प्रॉमिस पूरा कर सकें। अगर आप किसी ऐसी चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं जिन्हें आप कभी भी पूरा नहीं कर सकते, तो वो आपका एग्रीमेंट नहीं होगा, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप किसी डेथ बॉडी को ज़िंदा कर देंगे, तो ये एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो है कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तो कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस मीन्स इस ऐसे काम के लिए एग्रीमेंट करना जिसे आप पूरा करना चाहते हो और जिसे आप पूरा कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि आप शुरू में जो है कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना चाहते हैं और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपने किया जिसे आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन बाद में सिचुएशन चेंज हो जाती है, लॉज चेंज हो जाते हैं और इसकी वजह से आप उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर सकते। उस सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं अपने गुड्स जो हैं वो किसी दूसरे पर्सन को सोल्ड करूँगी और वो पर्सन किसी दूसरे स्टेट में रहता है, गवर्नमेंट का रूल चेंज हो गया, इसकी वजह से अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं गुड्स उस स्टेट में ट्रांसफ़र करूं, तो ऐसे में वो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। पहले वो एग्रीमेंट वैलिड था, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, मैं उसे पूरा करना चाहती थी और पूरा कर सकती थी, लेकिन सिचुएशन चेंज होने की वजह से अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट मैं पूरा करूं। तो ये थे कुछ एलिमेंट्स जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए। एग्रीमेंट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ यानी मेजर होना चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़ जो हैं आपस में अपनी मर्ज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें। लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए,
और लीगल सर्टेन डेफिनेट कंसिडरेशन होनी चाहिए। एग्रीमेंट आपका वॉइड नहीं होना चाहिए, एग्रीमेंट रिटर्न और रजिस्टर्ड होना चाहिए और आप उस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकते हैं।